नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, है ना। और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे कर कंटिन्यू कर रखे होंगे, है ना। और शायद जी ये जो हमारा चैप्टर हमारा पॉलिटी के अंदर चल रहा था, उसमें हम आगे अपना नागरिकता पढ़ चुके थे, यानी कि भाग 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब हमको जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप इसे, ठीक है, वो है आपका मौलिक अधिकार, या फिर इन्हीं को कहते हैं मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, और ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। इसका मतलब ये है कि आपको इनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, समझ गई बात को। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फोकस करेंगे बोर्ड पर। हमको पढ़ना है मौलिक अधिकार, या फिर इनका दूसरा नाम है मूल अधिकार। क्या नाम है इसका दूसरा? मूल अधिकार। दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग मतलब आप लोग नहीं निकालोगे। बात कर लेते हैं थोड़े से इसके इतिहास के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे कैसे ये अधिकार जो हैं ये बने थे। तो अगर इनके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग की गई थी वो 1215 में की गई थी। ब्रिटेन का एक शासक था जिसका नाम है जॉन साइमन। जॉन साइमन सबसे पहले उसने क्या करा था भाई, उसने सोचा था कि मैं अपनी जनता को मूल अधिकार दे देता हूँ, कुछ अधिकार दे देता हूँ। तो उसने उस समय पे उस अधिकार पत्र का जो नाम दिया था, वो नाम दिया था उसने मैग्ना कार्टा। और ये इंग्लिश का शब्द है, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले विश्व में जो, अगर हम बात करें अधिकारों की, तो सबसे पहले ब्रिटेन का एक शासक था जॉन साइमन, जिसने मैग्ना कार्टा के रूप में अपनी जनता को अधिकार दिए थे। एक अधिकार पत्र बनाया था और उसमें अधिकार दिए थे। ठीक है दोस्तों, यही रीजन है कि भारत देश में संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत देश में संविधान का मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाएगा? मूल अधिकारों को, या फिर मौलिक अधिकारों को, या फिर मूलभूत अधिकारों को। एक ही मतलब है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, एक ही मतलब है सभी का। तो आपको पता होना चाहिए संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 में ब्रिटेन के जॉन साइमन ने इनकी चर्चा की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी से हम बता सकते हैं कि इसके मूल अधिकारों का जनक किस देश को कहा जाता है। जनक की बात करें तो वो कहा जाता है ब्रिटेन को। मूल अधिकारों के जनक की बात करें तो वो किस देश को कहा जाता है, तो ब्रिटेन को इसका जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं सार्वभौमिक मूल अधिकारों का। अगर हम सार्वभौमिक मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के बारे में अगर चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले ये वर्ड यूज किया गया था 1789 में फ्रांस की क्रांति में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सार्वभौमिक अधिकारों की चर्चा अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर की गई थी, लेकिन जनक कौन है? ब्रिटेन। और अगर तीसरी बात करें तो तीसरी बात ये होती है यहाँ पर कि भैया आपको बताना है लिखित मूल अधिकारों की मांग किसने की थी सबसे पहले।
तो आपको पता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अगर हम बात करें तो यूएससी का यानी कि अमेरिका का है। तो सीधी सी बात है, लिखित मूल अधिकारों की मांग भी कहां पर होगी भैया? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर लिखित अधिकारों की मांग हो जाती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी भारत के अंदर बात कर लेते हैं कि भारत में भैया सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत की, कि भारत में सबसे पहले कब ये मांग की गई थी? तो भारत में सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के रूप में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। स्वराज विधेयक के रूप में। तो भारत में सबसे पहले मांग की बात करते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में मांग कर ली थी दोस्तों। उसके बाद 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, यहीं पर नेहरू नेहरू विवाद भी होता है भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों में झगड़ा हो जाता है, यहीं पे विवाद हो जाता है, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं ये, और इसी में इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। थोड़ी सी चर्चा की थी कि भाई जो मूल अधिकार हैं वो हमारे पास होने चाहिए, नागरिकों के पास अपने अधिकार होने चाहिए, जिससे उनका हनन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें। ऐसी बातें की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे जब हम चर्चा करते हैं तो 5 मार्च 1931 को आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, और 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही दोबारा मांग होती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसमें आपको पता होगा महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं और मूल अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भैया 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल होती थी, एक ऐसे टेबल होती थी वृत्ताकार आकार की, और उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी रहती थी, उन पर बैठे रहते थे और चर्चा करते थे, बस यही था गोलमेज सम्मेलन। कहाँ होता था ये? लंदन में होता था, ठीक है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना, एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया और कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों में भाग लिया था वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों, नाम आपको पता ही होगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि संविधान का जनक ही उनको कहा जाता है ना, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मांग कर ली, लेकिन अभी तक कोई परफेक्शन नहीं मिल पाया, कोई ठोस चीज नहीं मिल पाई। और इसके बाद 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, 1931 में ही कराची अधिवेशन, ये आपने नाम जरूर सुना होगा क्योंकि ये कई बार पेपर में आया है। कराची अधिवेशन में, और मांग की थी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पर चर्चा की गई थी। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के बिस्मार्क और भारत के लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति, यहाँ तक कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति भी इन्हीं की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, जो कि गुजरात के अंदर पड़ती है। अच्छा, कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग को आगे बढ़ाया और इनके विषय में चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद समिति बनाई गई, मूल अधिकारों की एक समिति बनाई गई और मूल अधिकारों की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति के अध्यक्ष बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और समिति के अध्यक्ष बन गए और उसकी एक छोटी उप समिति भी बना दी गई। और उप समिति की आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि समिति तो याद है आपको, ये मांग महत्वपूर्ण है तो यहीं से समिति बनती। और उप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ये सुचेता कृपलानी जी के हस्बैंड हैं। वही सुचेता कृपलानी जो किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम बनी थी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वो पहली सीएम के तौर पर बतौर काम किया था उन्होंने, मुख्यमंत्री के तौर पर। और आपको बताना है वो हरियाणा की थी, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन हरियाणा में कौन से जिले की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, जरूर बताना है कि कमेंट बॉक्स में हरियाणा के किस जिले से थी। अच्छा, जे.बी. कृपलानी की वैसे फुल फॉर्म आपको जरूरत नहीं है, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, हालांकि जे.बी. कृपलानी भी आप याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, तो ये सुचेता कृपलानी जी के हस्बैंड हैं जो भारत की पहली महिला सीएम रही थी किसी भी स्टेट की। तो समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में फटाफट बोर्ड पर रिवीजन कर लीजिए। मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकारों की सबसे पहले चर्चा 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉर्ज साइमन के द्वारा मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, इसीलिए संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहा जाता है या फिर भाग 3 को कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि भाग 3 में ही है। जनक देश कौन सा है, ब्रिटेन। और सार्वभौमिक अधिकारों की चर्चा 1789 की फ्रांस की क्रांति में होती है और लिखित मूल अधिकारों की मांग करता है सबसे पहले अमेरिका। भारत के अंदर बात करते हैं तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के रूप में चर्चा होती है। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने इसकी मांग को आगे बढ़ाया। उसके बाद 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होने के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लेते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर, और वो भी यहाँ पर मूल अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद 1931 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1931 में कराची अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और उन्होंने मूल अधिकारों की जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाया और एक समिति बनाई गई, मूल अधिकारों की समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उनको बनाया गया और उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, हमने इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि मैं इसको स्किप ना करवाऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। आगे हम पढ़ते हैं, चलिए ध्यान रखेंगे बोर्ड पर। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विषय में हमने चर्चा करी थी, थोड़ी इतिहास के बारे में जाना था। अब हम आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले कि जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है, वो किस देश से लिए हैं, तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। बात करते हैं इसके भाग के बारे में, तो मौलिक अधिकार हमारे भाग नंबर 3 में आते हैं दोस्तों। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और अगर अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों हमारे किस देश के संविधान से लिए हैं, अमेरिका।
किस भाग में है? भाग नंबर 3। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में पढ़ते हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद में पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मूल अधिकारों की प्रकृति की। तो मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है दोस्तों, मूल अधिकारों की बेसिकली प्रकृति की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रकृति होती है इनके वाद के योग्य हैं, वाद के योग्य हैं। वाद दोस्तों प्रकृति इनकी वाद के योग्य हैं। वाद के योग्य का मतलब क्या है? इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वाद के योग्य का मतलब हम सुरक्षित हैं। और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, ये नागरिक के कर्तव्य होते हैं, यानी नागरिक को दिए जाते हैं स्पेशली। ठीक है, ये नागरिक का काम होता है। और जैसे आपसे पूछेगा भाई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो किसका कर्तव्य होते हैं? वो राज्य का कर्तव्य होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार बेसिकली नागरिक के कर्तव्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है प्रकृति इनकी वाद के योग्य है, यानी अगर इनका हनन होगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में ये 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है, एक घटकर 6 रह गई है। कौन सा एक कम हो गया है? संपत्ति का अधिकार। अगर आपने सुना होगा तो संपत्ति का जो अधिकार है भैया वो कम हो चुका है, और उस संपत्ति के अधिकार को अब बना दिया गया है और उस संपत्ति के अधिकार को अब बना दिया गया है कानूनी अधिकार, या फिर आप कह सकते हो विधिक अधिकार, या फिर आप कह सकते हो वैधानिक अधिकार। मतलब कानून तौर पर बना दिया गया है। अब जो है रजिस्ट्री होती है भैया, वैसे कि नहीं है कि पिता की जो संपत्ति है वो बेटों को मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। अब रजिस्ट्री होती है वो किसी और को भी देके जा सकता है भैया। ठीक है, तो ये कानूनी अधिकार बन गया, जो कि पहले मूलभूत अधिकार था। पहले अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 31 में था और 19(1) के एफ पार्ट में था, लेकिन अब इनको कर दिया कैंसल और इसे रख दिया है 300 के पार्ट में रख दिया है अब वर्तमान में। और ये संविधान में संशोधन कब किया गया था? कौन सा संविधान में संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी या फिर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। अनुच्छेद 12 में कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 12 में केवल राज्य की परिभाषा के तौर पर वर्णन है कि जी राज्य में जैसे आपका संसद है, संसद में आपके लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके बारे में, राज्य के जितने भी संघ है, क्योंकि जो भारत देश है उसका जो वर्णन है राज्यों के संघ के तौर पर वर्णन है, ना कि एक देश के तौर पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य की परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाए, यानी जिससे हमारे मूल अधिकारों पे दिक्कत आ जाए, ऐसा कानून नहीं बना सकता है राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पर भारत देश से है कि इस भारत देश की जो संसद है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे उस पे संकट आ जाए। अब इन दो अनुच्छेदों के बाद हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो यहाँ पर बनते हैं। और 6 मूल अधिकारों के विषय में जान लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर होता है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। और समानता के अधिकार की बात करते हैं तो 14 से 18 तक वर्णन है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। नंबर 3 स्वतंत्रता के बाद आप याद करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24।
उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? 25 से 28। उसके बाद है आपका नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यकों का है ये। शिक्षा एवं संस्कृति संरक्षण का अधिकार। और ये 29-30 में है। और उसके बाद है आपका लास्ट नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद 32। और दोस्तों इसी अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। संविधान का हृदय तथा आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है, क्योंकि इसी के तहत हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आपको नाम बता देता हूं मैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम सुना होगा आपने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण लेख और प्रतिषेध लेख। 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी कर सकता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये बात वर्णित है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है, या फिर हृदय तथा आत्मा कहा है। और भाग 3 को कहा है, मूल अधिकारों को कहा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे आप बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं समानता के अधिकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। समानता के अधिकारों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद 14। अच्छा, एक बार मोटा मोटा रिव्यू ले लेते हैं। देखिए 14 में क्या होता है भाई? विधि के सामने। 15 में क्या होता है? धर्म जाति के आधार पर समानता। 16 में अवसर में समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता 19 में जो है बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें वर्णित है। उसके बाद 20 में क्या होता है? अपराधी को अपराध में संरक्षण होता है। 21 में प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। और 21 का ए पार्ट जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। और 22 में है कि जो गिरफ्तारी में संरक्षण, भाई गिरफ्तार कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रीजन है, कैसे कैसे नहीं कर सकते हैं। 23-24 की बात करते हैं तो 23 में जबरदस्ती काम करवाना है ना, बलात् श्रम जिसको बोला जाता है, जबरदस्ती काम करवाना। जैसे कोरोना टाइम में करवा लिया गया था तो वो अपवाद है भाई, इमरजेंसी के तौर पे तो करवा ही सकते हैं ना। और अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो बाल श्रम, बाल मतलब छोटे बच्चों पर हम काम नहीं करवा सकते हैं कंपनियों में। उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता में 25 में होता है भाई कृपाण धारण करने का अधिकार, धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने का अधिकार। उसके बाद 25 के बाद 26 में क्या होता है भाई? देखो मंदिर मस्जिद वगैरह ये बना सकते हैं धर्म को परिवर्तित, अलग अलग धर्म अपने को परिवर्तित करने के लिए या फिर प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी संस्थान बनाना चाहता है। 27 में वो उस पर जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उस पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और 28 में है कि अगर कोई सरकारी संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि जी कट्टर हिंदू बन जाओ, कट्टर मुसलमान बन जाओ, इस तरह से जो शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। अगर बात करते हैं 29-30 के बारे में तो 29 में अल्पसंख्यकों के विषय में चर्चा है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 30 में कहता है कि उससे जुड़े वो संस्थान बना सकते हैं और उन पर अपने ही नियम और कानून लागू कर सकते हैं। बेसिकली अल्पसंख्यक क्या होता है भाई? अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर 6 समुदाय हैं।
हिंदू को छोड़ के बाकी सभी समुदाय जो होते हैं भारत में अल्पसंख्यक आते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी और पारसी, इस तरह से जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं समानता का अधिकार। और सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। विधि के समान संरक्षण यानी कानून की नजरों में सभी समान हैं, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सभी कानून की नजरों में समान है। ये आपको ध्यान रखना है कि कानून की नजरों में सभी समान रहते हैं। और जो ये अनुच्छेद है भैया, ये जो अनुच्छेद है ये नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए अलाउड है, यानी जो भारत का नागरिक है वो भी इसमें अलाउड रहेगा उसके लिए भी, और जो विदेशी नागरिक है उसके लिए भी अलाउड रहेगा। विधि के समान संरक्षण यानी कानून की नजरों में सभी समान हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 ये बात कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। भारत ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। यानी बाहर के व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि उनको समान समझा जाए, लेकिन जो भी भारत का नागरिक होगा, भारत का निवासी होगा, उसको धर्म जाति लिंग के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये बात हमारा कहता है अनुच्छेद 15। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कहीं भी अगर अवसर है, किसी की भी चीज का अवसर है, मान के चलो सरकारी नौकरी निकल ली है तो सबके फॉर्म निकलेंगे, ऐसा ना जर्नल के लिए करके बस ओबीसी वाले एससी वाले पीछे ही पड़े हैं ना। तो कहीं भी अगर कोई वैकेंसी है तो उसमें कोई भी नागरिक भाई समान रूप से उसमें अवसर में जा सकता है, वो उसके लिए भी अवसर वहां पर उपलब्ध है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता कहां पर दी गई है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता दी गई है। और लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता जो होती है वो केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए वो नहीं है। ठीक है जी, ये अधिकार भी केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए भी ये अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता या फिर दूसरा कहा जाता है उसको छुआछूत। ऐसे करते हैं ना, नीची जाति का छुआछूत, हो भाई इसने छी दिया मत पियो, घड़े से पानी मत पियो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आदमी सम है,
है ना, एक्सीडेंट हो जाए ना, जब ये नहीं देखेंगे एससी का है कि ओबीसी का है, इससे खून मत लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है, मतलब किसी भी व्यक्ति से आपको इस तरह भेदभाव नहीं करना है भाई कि तू नीची जाति का है, मुझको मत छीवे, मेरे मटके से पानी मत पीवे, ऐसे उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत हो चुका है। तो आपको इन बातों को नहीं लिखना है, नहीं सोचना है। पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। जो SC ST एक्ट है इसी के तहत लगते हैं वो। जैसे किसी से मान के चलिए कोई SC का कैंडिडेट है, उससे आपने कह दिया भाई तू चमार है, तो वो भाई हरिजन एक्ट लगा सकता है, वो भी इसी के अंतर्गत है कि आपने छुआछूत कर दिया उस बंदे से, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी को समान अधिकार हैं, सभी समान हैं, कानून की नजरों में भी सभी समान हैं, और अस्पृश्यता छुआछूत भी किसी के साथ नहीं करना है, ठीक है जी। और आपका अनुच्छेद है समानता के अधिकार में, लास्ट अनुच्छेद है आपका 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि कोई भी अपने सामने केवल शिक्षा से जुड़ी दूसरी सेना से जुड़ी 2 उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधि का यूज नहीं कर सकता है, ठीक है जी। केवल 2 उपाधियों का यूज कर सकते हैं, शिक्षा और सेना से जुड़ी हुई, बाकी किसी भी जो उपाधि होगी उसका यूज आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई इससे क्या होता है, भाई मैंने लिख लिया बादशाह, तो इसमें थोड़ा यही झलक रहा है अस्पृश्यता ही, कि वो अपने आप को ऊंचा दिखा रहा है, कोई अपने आप को नीचा समझेगा फिर। तो इसीलिए संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी शिक्षा और सेना के अलावा कहीं भी आप उपाधि का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे पहले राय बहादुर की उपाधि होती थी, राजा की उपाधि, राजा राम की उपाधि होती थी, इस तरह से जो उपाधियां होती थी उनका अंत कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए इसका पार्ट 2 लाना जरूरी है, और पार्ट 2 हम लाएंगे। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और यहीं पे अपना समाप्त करेंगे। देखेंगे सभी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रकृतिवाद के योग्य है। पहले 7 से 6 हैं, एक कम हो गया संपत्ति का। कानूनी विधिक वैधानिक अधिकार बना दिया, पहले 31 में था, 19(1) में था, लेकिन अब 300 क में कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। समानता की बात करते हैं, 6 प्रकार की समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के सामने धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन सेवाओं में 16, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत 17 और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है दोस्तों। इसका पार्ट 2 लाना जरूरी है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, और कैसा लगा आपको कंटेंट जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल आपका अपना परिवार, हमारा परिवार, आपका सभी का सम्मिलित परिवार NIC ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम दे पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।